हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 27 का पार्ट 2 कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो है एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नाम से रिलेटेड, बेसिकली एनपीए से रिलेटेड है। तो पहले लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। एम नरसिम्हन की जो कमेटी 1981 या 91 में कब आई थी फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रा सा कमेंट में लेकर के। एम नरसिम्हन कमेटी कब आई थी, तो उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से एसेट को क्लासीफाई किया गया था, जिसमें हमने ये देखा था स्टैंडर्ड एसेट, फिर ये सब स्टैंडर्ड एसेट होते हैं, फिर आपके डाउटफुल एसेट में बदलते हैं, और डाउटफुल एसेट फिर जा करके लॉस एसेट में बदलता है। तो ये बातें हमने सीखी थी कि कैसे SMA 1 है ना, SMA 0 होता है, SMA 1 होता है, फिर SMA 2 होता है, फिर जा करके आपका सब स्टैंडर्ड बदलता है या एनपीए में बदलता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में कर ली हैं फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्रेंड्स प्रोविजनिंग नाम्स क्या हैं, करंट टाइम पे प्रोविजनिंग नाम्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल ये होगा कि प्रोविजनिंग क्या होती है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि प्रोविजनिंग क्या होती है। मान लीजिए आपने किसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है। अब चांसेस इस बात के हैं कि पूरे 10 लाख रुपए नहीं लौटें, मतलब हो सकता है लौट आएँ, नहीं भी लौट सकते हैं, मतलब पूरे चांसेज हैं कि 10 लाख रुपए ना लौटें। 90% चांसेज हैं कि लौट आएँ, 10% चांस है कि ना लौटें। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई को दे दिया है तब तो 100% चांस है, लेकिन किसी बिजनेसमैन को दे दिया तो थोड़े चांसेस कम हो गए। किसी और मतलब जो है कम रेटिंग वाली एजेंसी कंपनी को दे दिया, जैसे AAA रेटिंग एजेंसी को दिया है तो 99% है कि लौट आएगा। लेकिन अगर कहीं पर B- को दे दिया है तो उस केस में हो सकता है कि 50% ही चांस है रिटर्न होने के। तो मतलब कहने का कि हमेशा यहाँ पर हमें इस बात का डाउट रहता है कि हमारे जो पूरे पैसे हैं वो नहीं लौटेंगे। तो अगर आपने किसी को 10 लाख रुपए का लोन दे दिया है तो बैंक को आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि आप इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविज़न करके रखिए। मान लीजिए पैसा नहीं लौटता है तो उतना पैसा आपको अपने पास अलग से रखना होगा। मतलब 10 लाख रुपए किसी को दिया, अब मान लीजिए ये स्टैंडर्ड एसेट है। स्टैंडर्ड एसेट मतलब इससे बराबर टाइम टू टाइम किस्तें आ रही हैं, फिर भी बैंक ये बोलता है, आरबीआई बोलता है कि आप इस पर 0.40% का प्रोविज़न करके रखिए। मतलब 10 लाख रुपए का 0.4% जितना भी होता है, मान लीजिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए ये 40,000 रुपये होते हैं, ठीक है। तो ये 40,000 रुपये का प्रोविज़न करके बैंक को अलग से रखना पड़ता है। कल कोई जब ये सब स्टैंडर्ड में बदलता है, मान लीजिए, तो अगर बैंक कहता है कि आपको 15% का जो है आरबीआई के हिसाब से 15% का प्रोविज़न करना है, तो अब 10 लाख रुपए का जो 15% यानी लगभग 1.5 लाख रुपए जो हुए उसका प्रोविज़न करके अलग पैसे रखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे चल करके अगर मान लीजिए ये डाउटफुल होता है और 50% का प्रोविज़न करना है तो बैंक को 5 लाख रुपए अरेंज करने पड़ते हैं इस 10 लाख रुपए के लोन के अगेंस्ट में। वैसे तो नॉर्मली आउटस्टैंडिंग का होता है, पर जो 10 लाख है वो मान लीजिए आउटस्टैंडिंग ही है, तो 5 लाख रुपए बैंक को अलग से रखने पड़ते हैं। वही प्रोविज़न होता है, बैंक ने प्रोविज़न करके पैसे अलग रख दिए हैं। और जब ये पैसे मान लीजिए जब ये लौटते नहीं हैं तो वो क्या करेगा, बैंक जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैंक का जो प्रॉफिट वाला अकाउंट है, वहीं से उतने पैसे निकाल करके इस लोन अकाउंट को एडजस्ट किया जाता है। समझिए, अब आप मान लीजिए कोई लोन है 10 लाख रुपए का, उसमें प्रोविज़न 5 लाख रुपए का हुआ है और मान लीजिए 5 लाख रुपए नहीं लौटते हैं, तो बैंक का जो प्रॉफिट वाला अकाउंट है उसे डेबिट करके ये 5 लाख रुपए जो आपने प्रोविज़न किया हुआ है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी इस अकाउंट को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये होता है बेसिकली फ्रेंड्स प्रोविजनिंग का फंडा, ठीक है। अब प्रोविजनिंग नाम के बारे में थोड़ी थियरी समझेंगे और उसके बाद में फिर देखेंगे कितने % प्रोविजनिंग किस केस में की जाती है। प्रोविजनिंग नाम्स जो है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं बैंक के, वो दो तरीके से जो है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को अब इम्पैक्ट करते हैं। दो तरीके से कैसे करते हैं, एक तो पहली बात तो ये कि जो इनकम आती रहती है बैंक की, वो इनकम सीज हो जाती है। ऑन वन हैंड बैंक सीजेज टू अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस एसेट एंड दस टू डिप्राइव द लेजिटिमेट इनकम फ्रॉम द एसेट, है ना। मतलब कहने का कि जो बैंक को, पहली बात तो अगर ये परफॉर्मिंग एसेट होता तो बैंक को जो इनकम आ रही थी वो आती रहती, लेकिन अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, एनपीए हो गया, तो जो बैंक को इनकम आ रही है वो आनी बंद हो चुकी है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है कि बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन ऑन दिस एसेट। जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं कि मान लीजिए 15% का अगर प्रोविजन कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख में से 1.5 लाख रुपए उस बैंक के, है ना, और ज़्यादा और जा करके फंस गए। तो दो नुकसान हुआ, एक तो जो इस पर इंटरेस्ट आ रहा था, कमाई हो रही थी, वो आनी बंद होगी, और दूसरा 1.5 लाख रुपए और बैंक के फंस गए। 10 लाख रुपए तो लोन दिया ही था आउटस्टैंडिंग में, और 1.5 लाख रुपए और फंस गए। तो वही बोल रहा है कि जो
आपका एनपीए होता है वो दो तरीके से इम्पैक्ट करता है बैंक के प्रॉफिट को। एक तो इनकम आनी बंद हो गई तो प्रॉफिट घट गया, और दूसरा जो प्रोविजनिंग कर दी उसने बैंक ने जो प्रोविजनिंग कर दी है उसकी वजह से भी भाई बैंक का जो आपका प्रॉफिट है वो भी घटेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसको प्रोविजनिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आपने प्रोविजनिंग की, दिस मेक्स ए फर्दर डेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। इसकी वजह से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी फर्दर घटती है। तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, एक तो इंटरेस्ट आना बंद हो गया, इनकम आनी बंद हो गई, उसकी वजह से घटी। दूसरा जो उसने प्रोविज़न किया उसकी वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी घट गई, क्योंकि अगर 1.5 लाख रुपए जो उसने अलग प्रोविज़न करके रखे हुए, अगर वो ना रखता तो 1.5 लाख रुपए किसी को लोन दे सकता था कस्टमर को, और वो 1.5 लाख रुपए अगर लोन पर देता बैंक जो है तो इंटरेस्ट कमाता। लेकिन अब ये 1.5 लाख रुपए अलग रखने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें एनपीए होने की वजह से प्रोविजनिंग करनी पड़ गई है, एक प्रोविज़न बनाना पड़ गया। ठीक है, तो ये दो तरीके से नुकसान पहुँचाता है। तो 1993 में पहली बार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। 1993 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहली बार जो है एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। और पिछले 27 वर्षों में जो है हमारे ये जो प्रोविजनिंग नाम्स हैं ये बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं इन कन्फर्मिटी विद प्रूडेंशियल नाम्स। प्रोविडेंशियल नाम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो ऐसे नियम जो बैंक को रिस्क से बचाएं और बैंक को सेफ रखें, उन्हें ही फ्रेंड्स हम जो है प्रूडेंशियल नाम्स कहते हैं। ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो कि बैंक को रिस्क से, बैंक का रिस्क कम करें या फिर जो है बैंक को सेफ रखें, मतलब जब रिस्क कम होगा और पैसा डूबेगा नहीं तो सेफ रहेंगे। तो इन कन्फर्मिटी विद द प्रूडेंशियल नार्म्स प्रोविजन शुड बी मेड ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट इनटू प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी। तो प्रूडेंशियल नॉर्म के हिसाब से नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर उनके क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, जैसा क्लासिफिकेशन एसेट का उसके हिसाब से ही जो है आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अभी आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि किस कैटेगरी के लिए कितना प्रोविजनिंग की जाती है। तो टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम लैग बिटवीन एन अकाउंट बिकमिंग डाउटफुल ऑफ रिकवरी एंड इट्स रिकग्निशन एज सच, मतलब कहने का कि कोई अकाउंट डाउटफुल होता है रिकवरी के लिए और उसको हम एक्चुअल में ये मानते हैं कि हाँ ये डाउटफुल हो गया है, उसमें जो टाइम लैग होता है। रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी जो आपने बैंक ने, मान लीजिए किसी का घर मोर्टगेज करवाया हुआ है, तो अब हो सकता है उस समय उस घर की कीमत जो है 60 लाख रुपए रही हो, लेकिन अब धीरे धीरे उसका इरोजन हो जाएगा ओवर द टाइम। सिक्योरिटी अब घट करके हो सकता है उस घर को अगर आप बेचने जाओ तो 40 लाख रुपए का भी ना बिके। जब लोन, मतलब जो कस्टमर ने लोन लिया था आज से 10-15 साल पहले, तो वो 60 लाख का मकान था, अब वो 40 लाख रुपए का है, क्योंकि मकान पुराना हो गया। तो समय के साथ में सिक्योरिटी की वैल्यू भी घट जाती है ना, तो बैंक यहाँ पर भी परेशान होता है। ठीक है, द बैंक शुड मेक प्रोविजन अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट एज मेंशन बोलो। तो बैंक को इन्हीं वजहों से मतलब जो है प्रोविज़न करना पड़ता है हर एक कैटेगरी के लिए, जो कि नीचे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टैंडर्ड एसेट की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड एसेट अब आपको क्लियर है, पिछले लेक्चर में ही देख लिया, जिसमें लगातार किस्तें आ रही हैं जिस डेट को ड्यू है। मान लीजिए अगर 1 अप्रैल को ड्यू है, 1 अप्रैल को इंस्टॉलमेंट आ गई तो ये स्टैंडर्ड एसेट है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 अप्रैल को ड्यू है और 30 अप्रैल को नहीं, 30 अप्रैल तक नहीं आई, तो इसे कौन सी कैटेगरी में कहेंगे फ्रेंड? तो ये रहता स्टैंडर्ड एसेट ही है, लेकिन इसे हम SMA कहते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो कहते हैं। जब 1 दिन से लेकर 30 दिन तक आ जाए, पैसा ना आए तो इसे स्टैंडर्ड इरेगुलर अकाउंट कह देंगे। ठीक है, या SMA जीरो बोलते हैं 1 से 30 दिन तक। 31 से लेकर 60 तक हम SMA 1 बोलते हैं, और 61 दिन से लेकर 90 दिन तक अगर किस्त ना आए तो उसे SMA 2 बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर 90 दिन के बाद भी नहीं आता है तो उसे सब स्टैंडर्ड या NPA घोषित कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड एसेट में जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है वो ये है फ्रेंड्स, एक लिस्ट दी है मैंने आपको। लोन स्टैंडर्ड एसेट हैं ये सारे के सारे। प्रोविजनिंग तो नॉर्मल रेट जो है वो नॉर्मली 0.4% है, लेकिन कुछ कुछ कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जैसे MSE माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ माइक्रो है और स्मॉल है, यानी MSME। देखिए माइक्रो होता है, स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं केवल यहाँ पर फ्रेंड्स? हम बात कर रहे हैं केवल माइक्रो और स्मॉल की। तो माइक्रो और स्मॉल के लिए 0.25% का प्रोविजनिंग करना पड़ता है। किस केस में? स्टैंडर्ड एसेट के केस में। और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए कितना है? MSME में मीडियम के लिए 0.4% का ही होता है। ठीक है, अगर आपने लोन दिया हुआ है एग्रीकल्चर को तो 0.25 का आप करेंगे। अगर फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये जो मैंने एक जैसे कलर किए हैं, इसका मतलब ये एक ही कैटेगरी को, जो रेड कलर के हैं फ्रेंड्स आपस में, ये एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे ये 2 रेड हैं तो ये एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये जो 2 हैं ये एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे नॉर्मल रेट क्या है?
0.4%, अगर एग्रीकल्चर को दिया है तो 0.25%, अगर माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को दिया है तो जैसे एग्रीकल्चर का है वैसे ही माइक्रो स्मॉल के लिए है, लेकिन मीडियम के लिए 0.4% है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर मान लीजिए कमर्शियल रियल इस्टेट में, जो रियल इस्टेट बिजनेस में है, अगर वो शॉप, ऑफिस या पार्किंग वगैरह बनाने के लिए लेता है तो 1% का प्रोविजनिंग की जाएगी, और अगर वही हाउसिंग बनाना चाहता है तो केवल 0.75% का होता है प्रोविजनिंग। ठीक है। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन है, 0.25% की आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। हाउसिंग लोन अगर टीजर रेट पर है, अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स टीजर रेट क्या होता है, पढ़ लीजिए केवल। हाउसिंग लोन एट टीजर रेट है तो उस पर 2% की प्रोविजनिंग होती है। ठीक है। अब हाउसिंग लोन एट टीजर रेट है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेट आर रीसेट टू हायर रेट तो 0.40 होता है। तो पहले टीजर रेट देख लीजिए यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिएगा। टीजर रेट क्या होता है फ्रेंड्स, ये है जब एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए टीजर रेट का फंडा ये है, मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया तो बैंक ये बोलेगा कि शुरू में आपको सिर्फ 6% लोन देना, 6% ब्याज लगेगा 4 साल तक, उसके बाद ये 12% या 18% हो जाएगा। तो ये जो फंडा होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो है इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, इंटरेस्ट रेट आर लो इन द बिगनिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट इंक्रीजेज, अगर कुछ समय बाद ये बढ़ता है तो उसे ही फ्रेंड्स हम टीजर रेट कहते हैं। क्लियर हो गया। शुरुआत में जो है इंटरेस्ट कम है और समय के साथ में ये अचानक से बढ़ जाता है तो उसे ही टीजर रेट कहते हैं। तो अगर हाउसिंग लोन लिया है, इंडिविजुअल आदमी ले तो 0.25% पे है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर टीजर रेट पर हाउसिंग लोन दिया गया है तो 2% की प्रोविजनिंग होगी। फिर अब जब टीजर रेट पर आपने दिया है तो ये प्रोविजनिंग हमेशा 2% नहीं रहती है। जिस डेट को मान लीजिए 4 साल तक 6% चार्ज किया आपने, उसके बाद में आपने इसको 12% कर दिया है, तो जब आपने ये 12% किया, जिस दिन किया उससे 1 साल बाद ये रेट, ये प्रोविजनिंग 0.4% हो जाती है। यही बात यहाँ लिखी गई है कि आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच रेट आर रीसेट टू बी हायर रेट, जिस दिन से आपने इसका रेट, इंटरेस्ट रेट हायर कर दिया, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को किया, 1/1/2020 को अगर आपने कर दिया तो उसके 1 साल बाद यानी 1/1/2021 से जो प्रोविजनिंग होगी वो केवल 0.40% की होगी। उसके पहले तक 2% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका स्टैंडर्ड रेट में हमने नॉर्मली सब कुछ कवर कर लिया है। स्टैंडर्ड रेट में प्रोविजनिंग कैसे है, नॉर्मली रेट क्या है 0.40, मतलब कहने का ये है नॉर्मल रेट का क्या मतलब है, अगर इन बातों के अलावा कोई और चीज़ आ जाए तो 0.40 की प्रोविजनिंग कर दीजिएगा। जितना मैंने यहाँ पर बताया इसके अलावा और कोई भी चीज़ की प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड रेट में कही जाएगी तो वो 0.40 की होगी। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए देखिए फ्रेंड्स, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए 0.25% है, एग्रीकल्चर के लिए 0.25% है, और कोई अगर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लेता है तो भी 0.25% है। इन 3 केसेस में 0.25% है। आप देख सकते हैं कब कब, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज के लिए। देखिए मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पर, मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, माइक्रो और स्मॉल के लिए 0.25 है। ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर को जो लोन दिया जाते हैं उस पर भी 0.25 है, और अगर कोई, मैं जैसे खुद ही इंडिविजुअल हूँ जा करके हाउसिंग लोन लूँ तो 0.25% का प्रोविजनिंग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में 0.40 को प्रोविजनिंग मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए की जाती है और 0.40 की टीजर रेट पर की जाती है, लेकिन कब, जब रेट बढ़ जाए उसके 1 साल बाद। ठीक है। तो माइक्रो और स्मॉल के लिए आपका होगा 0.25%, मीडियम के लिए 0.40%, एग्रीकल्चर के लिए 0.25। कमर्शियल रियल इस्टेट में अगर जो है मतलब घर बनाने के लिए लिया हुआ है तो 0.75, और अगर कमर्शियल रियल इस्टेट वाले ने एक मतलब जो है ऑफिस और शॉप बनाने के लिया है तो 1% की प्रोविजनिंग की जाती है फ्रेंड्स। ओके, टीजर रेट पर हाउसिंग लोन है नॉर्मली 2% होगा, लेकिन अगर जो है रेट जब बढ़ जाए उसके 1 साल बाद से 0.40% की प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही बातें जो मैंने आपको वहाँ टेबल में बताई है फ्रेंड्स, वही उतनी बात यहाँ सारी लिखी हुई है, तो मैं इसके बारे में नहीं बात करूँगा। कुछ और जो काम की बातें हैं, द प्रोविजंस आर ऑन स्टैंडर्ड एसेट आर नॉट टू बी रिकॉर्ड फॉर अराइविंग एट नेट एनपीए। ठीक है। तो जो अगर आपको नेट एनपीए कैलकुलेट करना है तो जो आप ये स्टैंडर्ड एसेट पर प्रोविजनिंग करते हो इसको आपको काउंट नहीं करना होता है, यानी कि सब स्टैंडर्ड वाला ले लीजिए, डाउटफुल वाला ले लीजिए, लॉस एसेट वाला ले लीजिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड एसेट के आपने प्रोविजनिंग की है इसको जब नेट एनपीए कैलकुलेट करते हो तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में जो प्रोविजनिंग की जाती है स्टैंडर्ड एसेट की, वो जो है नीड नॉट टू बी नेटेड फ्रॉम ग्रॉस एडवांसेस। ठीक है। इसको ग्रॉस एडवांसेस में नेटिंग नहीं की जाती, मतलब ग्रॉस एडवांसेस में इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, बल्कि इसको कहाँ दिखाया जाएगा, एसेट मतलब जो आपका बैलेंस शीट होती है फ्रेंड्स, उसमें जो स्टैंडर्ड एसेट की प्रोविजनिंग होती है उसको कंटिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट
स्टैंडर्ड एसेट किसमें, अदर लाइबिलिटी और प्रोविजंस अदर्स में दिखाया जाता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जो आपका स्टैंडर्ड एसेट पर प्रोविजनिंग होती है उसको अदर लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, किसमें, बैलेंस शीट में अगर आपको स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजनिंग दिखानी है तो कहाँ पर दिखाएंगे, तो हम अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस में इसको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। टीजर रेट मैंने आपको बता दिया कि जब शुरुआत में रेट कम हो और फिर बाद में बढ़ जाए तो उसे ही टीजर रेट कहते हैं। अब आता है फ्रेंड्स आपका सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब जो है 90 दिन से ज़्यादा हो जाए, है ना, और 90 दिन से ज़्यादा और इसके बाद 1 साल तक, यानी अगले 365 दिन तक जो एसेट जो है मतलब रेगुलर ना रहे, जिसमें रिकवरी ना आ रही हो, पैसे ना आ रहे हो, तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। इसमें एसेट टाइप और प्रोविजनिंग का अगर हम देखें तो नॉर्मल सब स्टैंडर्ड या सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड कहें, दोनों एक ही बात है फ्रेंड। 2 लाइनें लिखी हैं मैंने, लेकिन ये मैं चाहे कहूँ कि एक नॉर्मल सब स्टैंडर्ड एसेट है या सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट है, बात एक ही है। तो 15% की प्रोविजनिंग उस पर कर दीजिए, और जो अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड है उस पर 25% की प्रोविजनिंग होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे सिक्योर्ड पर 15% की प्रोविजनिंग है और अनसिक्योर्ड पर 25% की प्रोविजनिंग है ना। ये अगर मतलब ये वर्ड है केवल फ्रेंड, ध्यान दीजिए, ये 2 लाइनें नहीं हैं, ये केवल आर लगा करके एक ही लाइन में मैंने नहीं लिखा है। तो नॉर्मल सब स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड, मैंने बोला आपको सब स्टैंडर्ड एसेट है तो इसका मतलब ये हो 15% की प्रोविजनिंग है। अब अगर सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड है तो आप 15% की कर दीजिए, अगर अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड है तो 25% की कर दीजिए, 10%। अब जो आपका सवाल होगा यहाँ पर वो ये बात होगी कि किसे हम सिक्योर्ड मानेंगे और किसे अनसिक्योर्ड मानेंगे, है ना। ये बात तो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि कौन सा सिक्योर्ड है और कौन सा अनसिक्योर्ड है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई लोन अनसिक्योर्ड है, जो अनसिक्योर्ड नहीं होगा वो सिक्योर्ड होगा। तो अ लोन इज कंसीडर्ड एज अनसिक्योर्ड फ्रॉम बिगनिंग, किसी भी लोन को हम अनसिक्योर्ड शुरुआत से ही तभी मान लेते हैं इफ़ रियलाइजेबल वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटीज़। मतलब रियलाइजेबल वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटीज़ का क्या मतलब फ्रेंड्स, कि कोई सिक्योरिटी है, मान लीजिए कोई कार है, उसको जब आप बेचोगे तो जो पैसा मिलेगा, जो आप एक्चुअल में पैसा रियलाइज़ कर पाओगे, वही रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज है। भले ही ये कार 10 लाख की परचेज की गई है, लेकिन जब हम बेचेंगे तो अगर हम 6 ही लाख पा सकते हैं, तो ये जो 6 लाख है यही आपकी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दिस सिक्योरिटी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया, ए लोन इज कंसिडर्ड टू एज अनसिक्योर्ड फ्रॉम बिगिनिंग if realizable value of security at the time of sanction of loan was 10% or less than 10% of loan amount sanction। तो जब लोन बांटा गया, लोन जब सैंक्शन किया गया, उस समय जो सिक्योरिटी थी वो 10% या 10% से भी कम थी, किससे, जितना अमाउंट आपने सैंक्शन किया था। मान लीजिए आपने किसी को जो है 10 लाख रुपए का लोन दिया है और जो सिक्योरिटी है उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए का 10% ही है। 10 लाख का लोन था और जो आपने उससे मोर्टगेज वगैरह करवाया, हाइपोथेकेट करवाया, जो भी, वो 1 लाख रुपए वैल्यू का ही है अगर, तो इसका मतलब वो आपने 10% ही जो है सिक्योरिटी उसमें ली है, तो ऐसे लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन कह देंगे। अब अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन दिया और आपने जो सिक्योरिटी ली है वो 2 लाख रुपए की ले ली है, मतलब 2 लाख रुपए का कुछ भी गिरवी रखवा लिया है, तो अब ये 20% है, तो इसे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हम सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड लोन वो होता है फ्रेंड जिसमें जो सिक्योरिटी आपने ली है, जिस लोन में जो सिक्योरिटी ली है वो सैंक्शन अमाउंट का 10% या फिर 10% से भी कम है, तो उसे जो है हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन पर अगर सब स्टैंडर्ड है तो प्रोविजनिंग आपकी 25% की होती है फ्रेंड्स, और अगर सिक्योर्ड है तो प्रोविजनिंग 15% की होती है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए 20 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, और आपने इसमें जो है सिर्फ 1 लाख रुपए का ही सिक्योरिटी ली हुई है, 1 लाख की सिक्योरिटी ली है, तो 20 लाख का लोन है, 1 लाख की सिक्योरिटी ली है, इसका मतलब आपने सिर्फ 5% सिक्योरिटी ली हुई है, तो ये सिक्योर्ड लोन होगा या अनसिक्योर्ड लोन होगा। तो फ्रेंड्स ये अनसिक्योर्ड लोन होगा क्योंकि 10% या 10% से कम है सिक्योरिटी की वैल्यू, तो इस पर प्रोविजनिंग कितने की करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, 25% की। तो 10 लाख रुपए का 25% कितना होगा फ्रेंड्स आपका, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए, इतने की प्रोविजनिंग करनी पड़ जाएगी। अब मान लीजिए 20 लाख रुपए का ही लोन है, लेकिन बैंक ने 10 लाख रुपए जो है जो सिक्योरिटी रखी उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो अब ऑब्वियसली ये 50% के बराबर इन्होंने सिक्योरिटी रखी है, तो ये सिक्योर्ड लोन हो गया। सिक्योर्ड लोन पर सिर्फ 15% ही प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तो 20 लाख रुपए का 15% आपको सिर्फ 3 लाख रुपए का ही बैंक प्रोविजन करेगा।
अब देखिए सिक्योर्ड होने का फ़ायदा हुआ, बैंक को सिर्फ 3 लाख रुपए का प्रोविज़न करना पड़ा, और जब सिक्योर्ड नहीं था तो बैंक को 5 लाख रुपए का प्रोविज़न करना पड़ा। इसीलिए बैंक जोर देता है, एम्फेसाइज करता है कि आप जब भी लोन सैंक्शन करें तो सिक्योरिटी बराबर लें एज पर गाइडलाइन, क्योंकि अब देखिए अगर एनपीए होगा तो वहाँ पर भी बैंक के पैसे बच जाते हैं, प्रोविजनिंग उतनी नहीं करनी पड़ती। पैसे बचते कैसे हैं भाई, कहाँ उसने बैंक ने 3 लाख का प्रोविज़न किया, कहाँ 5 लाख का प्रोविज़न किया, तो ये जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा फंस गए बैंक के, अगर ये बैंक के प्रोविज़न ना किए होते तो ये किसी को दे देता लोन के तौर पर, और लोन के तौर पर देता तो इंस्टॉलमेंट आती या ना आती, तो वहाँ पैसे बच गए फ्रेंड्स आपके। ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड एसेट आपका हो गया। सब स्टैंडर्ड एसेट में सिर्फ 2 ही लिमिट है, सिक्योर है तो 15%, अनसिक्योर है तो 25%। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वही उतनी बातें यहाँ पर लिखी है, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। अब फ्रेंड्स डाउटफुल एसेट की बात करेंगे। डाउटफुल एसेट क्या होता है फ्रेंड्स आपका, सबसे पहले SMA 0 होता है, फिर SMA 1 होता है, फिर SMA 2 होता है, फिर जो है ये 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो आपका सब स्टैंडर्ड हो जाता है या NPA हो जाता है। और जब कोई लोन जो है 1 साल तक सब स्टैंडर्ड रहे, है ना, 1 साल तक सब स्टैंडर्ड रहेगा, उसके बाद में 1 साल से भी ज़्यादा बीत गया अगर सब स्टैंडर्ड रहते हुए, तब वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में जाता है फ्रेंड्स। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है। तो ये हो गया आपका डाउटफुल एसेट। अगर अब इसमें भी डाउटफुल एसेट में भी 3 कैटेगरी थी, आपको बताया था मैंने, D1, D2 और D3। D1 क्या था, अगर 1 साल तक जो है आपका डाउटफुल है। D2 कब है, 1 साल से ज़्यादा तक और 3 साल तक, 1 साल से ज़्यादा हो गया और 3 साल तक अगर है तो उसे D2 डाउटफुल 2 कैटेगरी में रखेंगे, और अगर 3 साल से भी ज़्यादा हो जाए तो उसे डाउटफुल कैटेगरी 3 में D3 में रखते हैं फ्रेंड्स। वही यहाँ पर रखा गया है। अब इसमें भी प्रोविजनिंग का जो नार्म है, एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई एसेट डाउटफुल है तो अनसिक्योर्ड पोर्शन हमेशा 100% प्रोविजनिंग की जाएगी। ये बात ध्यान रखिए, अगर कोई एसेट डाउटफुल है, डाउटफुल हो गया है, तो इसका मतलब जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है अब 100% मान लीजिए कि वो पैसा लौटेगा नहीं, क्योंकि एक तो लोन डाउटफुल हो चुका है और ऊपर से अनसिक्योर्ड पोर्शन है, मतलब जिस पर कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको 100% जो है प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। सिक्योर पोर्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स, जिसके लिए मान लीजिए ECGC ने गारंटी दे दी है, या गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी है, या FD वगैरह है, तो वो पोर्शन आपका सिक्योर पोर्शन हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो अब इसमें प्रोविजनिंग कैसे करते हैं, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए मुझे बताने की अलग से जरूरत नहीं, हर एक केस में चाहे वो डाउटफुल का कोई भी कैटेगरी हो, D1, D2, D3 चाहे जो हो, 100% की प्रोविजनिंग आँख बंद करके कर दीजिए। ठीक है, सिक्योर्ड पोर्शन के लिए नियम जो है, अगर D1 है, D1 का मतलब समझ लीजिए, डाउटफुल 1 25%, डाउटफुल 2 के लिए 40% और डाउटफुल 3 के लिए 100% प्रोविजनिंग की जाती है। यानी अगर 3 साल से ज़्यादा बीत गया है तो चाहे लोन सिक्योर्ड पोर्शन का हो या अनसिक्योर्ड पोर्शन हो लोन का, दोनों के दोनों डूबे हुए मान लिए जाते हैं जब 3 साल से ज़्यादा बीत जाता है। किस बात के, डाउटफुल एसेट बने हुए। ठीक है, तो प्रोविजनिंग कैसे की जाएगी, D1 के लिए 25%, D2 के लिए 40% और D3 के लिए 100%। ठीक है फ्रेंड्स, और अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए 100% होती ही है। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, D1 का मतलब क्या होता है, 1 साल तक, है ना, 1 साल तक अगर डाउटफुल है तो उसे D1 कहते हैं। सिक्योर्ड पोर्शन पर 25% की प्रोविजनिंग कीजिए, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर हमेशा 100% की ही होगी। ठीक है, D2 क्या हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया है डाउटफुल हुए, लेकिन अभी 3 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक ही होगा, तो उस पर हम 40% की प्रोविजनिंग करेंगे, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर 100% की करेंगे। ये सिक्योर्ड पोर्शन की बात कर रहे हैं। D3 क्या है, डाउटफुल 3 कैटेगरी, 3 साल से ज़्यादा हो गया है इसको डाउटफुल बने हुए, तो उस केस में सिक्योर्ड पोर्शन पर भी 100% की प्रोविजनिंग और अनसिक्योर्ड पोर्शन पर भी 100% की प्रोविजनिंग कर देनी होती है फ्रेंड्स। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। स्टैंडर्ड में कई सारी कैटेगरी हैं, नॉर्मली 0.4% का चलता है, कई सारी कैटेगरी हैं, उनकी बात ना करें तो नॉर्मल रेट 0.4% है। सब स्टैंडर्ड में हमने देखा अगर सिक्योर्ड है और अनसिक्योर्ड है, अगर सिक्योर्ड पार्ट तो 15% और अगर अनसिक्योर्ड है तो 25%। सब स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। अब आया डाउटफुल में, D1, D2 और D3 हमने 3 कैटेगरी देखी। अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए अब हमेशा 100% हमने लिख दिया यहाँ पर, सिक्योर्ड के लिए 25%, D2 के लिए 40% और D3 के लिए 100% का प्रोविजनिंग हो गया। ये फ्रेंड्स अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ेंगे। यही जो मैंने आपको ये बात फ्रेंड टेबल में समझाई हुई है,
PDF में ये बातें आगे वही बात लिखी हुई कि 100% रियलाइजेबल वैल्यू ये वो जो समझा है वही लिखा हुआ है। अब अगली कैटेगरी उठाएंगे फ्रेंड्स लॉस एसेट का। तो लॉस एसेट जो एसेट लॉस हो गया है, जिसमें लॉस हम मान लिए हैं, उसमें तो प्रोविजनिंग 100% करनी है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि लॉस एसेट किसे कहते हैं फ्रेंड, जिस एसेट में मतलब जिस लोन में या तो बैंक मैनेजर को या फिर ऑडिटर, जो एक्सटर्नल ऑडिटर हो या इंटरनल ऑडिटर हो या RBI की इंस्पेक्शन टीम को ये लग जाए कि अब ये पैसा लौट नहीं सकता है, उसे हम लॉस एसेट मान लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, और मैंने ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि 3 साल पूरे करने के बाद ही उसे लॉस एसेट माना जाए। हो सकता है कोई एसेट ऐसा हो जो अभी सब स्टैंडर्ड ही हुआ है, लेकिन हमने वहाँ वैल्यू देखी जो आप जो सिक्योरिटी रखी हुई 1% है। अब अगर 1% है, 99% आपने सिक्योरिटी नहीं रखी, 1 करोड़ का लोन दिया हुआ है और 1 लाख रुपए का आपके पास सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो इसमें पैसा तो वैसे भी लौटना नामुमकिन सा ही है। तो ऐसे एसेट को हम, हो सकता है ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही लॉस घोषित हो जाए, लॉस एसेट घोषित हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मतलब लॉस एसेट होने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं होती कि 3 साल बीत जाए तभी मानेंगे, नहीं, लॉस एसेट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, बशर्ते कि वो जो है BM की नज़र में या ऑडिटर की नज़र में लॉस एसेट हो। ठीक है, तो लॉस एसेट में 100% की प्रोविजनिंग की जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि पैसे लौटने ही नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा बैंक को प्रोविजन करके रखना पड़ता है। 10 लाख रुपए का लोन दिया, अगर लॉस एसेट घोषित हो गया तो 10 लाख रुपए अरेंज करके बैंक को अलग रखना पड़ेगा, और कल को जो है इसको अपने प्रॉफिट वाले अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेगा, वहाँ से 10 लाख रुपए निकालेगा और इस अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल करके इस अकाउंट को ख़त्म करेगा फ्रेंड्स। ये प्रोविजनिंग का फंडा होता है। तो ये अब इसमें गाइडलाइन क्या है, RBI कहता है कि लॉस एसेट शुड बी रिटर्न ऑफ, लॉस एसेट को रिटर्न ऑफ किए जाने की जरूरत होती है, मतलब इनको हटा ही दो आप अपने सिस्टम से पूरी तरह से। और इफ़ लॉस एसेट आर परमिटेड टू रिमेन इन द बुक्स, अगर मान लीजिए किसी वजह से अगर आप उसको बुक में रखना चाहते हो लॉस एसेट को, पहली बात तो उसको बुक से हटा दीजिए, अपनी बैंक बुक से हटा दीजिए कि हमने ऐसा कोई लोन भी दिया था, यानी पूरा प्रोविजन करके। और अगर बुक में रखना है तो 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर प्रोविजन, तो 100% प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स, आपको सारी कैटेगरी का हमने यहाँ पर समझ लिया कि कितने % की प्रोविजनिंग कहाँ होती है। ठीक है, तो मेजर जो है जो आपकी कैटेगरी हैं सब स्टैंडर्ड हो गई। सब स्टैंडर्ड में अगर सिक्योर्ड है 15% कर दीजिए, अनसिक्योर्ड है 25% कर दीजिए। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी कौन सी थी फ्रेंड, डाउटफुल। डाउटफुल में D1, D2 और D3 आया। इसमें अनसिक्योर्ड पोर्शन 100% हमेशा है तीनों केस में। सिक्योर्ड पोर्शन में क्या है आपका फ्रेंड्स 25%, जो यहाँ पर अनसिक्योर्ड वाला 25%, फिर 40% और फिर 100% है। ठीक है, और जब लॉस एसेट की बात आएगी तो सीधे सीधे 100%, यहाँ पर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन का कोई मतलब ही नहीं है, सारा का सारा पैसा 100% जो है आपको ये मान लेना होगा कि हमारा लॉस एसेट है। ठीक है, मतलब ये मेजर यही इतना है फ्रेंड्स आपका जो प्रोविजनिंग नाम्स हैं करंट टाइम पे। ठीक है, समरी में मैंने क्या किया हुआ है, जितनी भी टेबल थी उसको एक बार फिर से लिख दिया है। 2 मिनट का एक क्विक रिकैप करेंगे। स्टैंडर्ड एसेट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली रेट क्या है 0.4% का, अगर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को दिया है तो 0.25% का। क्वेश्चन इससे मिलेंगे फ्रेंड्स, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन विल बी देयर इन एग्जाम ना। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए 0.25%, स्मॉल और माइक्रो के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल के लिए 0.25%, मीडियम के लिए 0.40, एग्रीकल्चर को दिया है तो 0.25% का करिएगा। अगर जो है कमर्शियल रियल इस्टेट को आपने दिया हुआ है जैसे शॉपिंग और पार्क बनाने के लिए तो 1% का प्रोविजन करिए। अगर घर बनाने के लिए कमर्शियल रियल इस्टेट में लोन दिया गया है तो 0.75 का प्रोविजन कर लीजिए। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को हाउसिंग लोन दिया है तो 0.25% का कर लीजिए। अगर हाउसिंग लोन टीजर रेट पर दिया है, देखिए हाउसिंग लोन दिया है सिंपल तो 0.25 का करिए, अगर टीजर रेट पर किया है तो 2% का करिए, और टीजर रेट में जब रेट बढ़ चुका है उसके 1 साल बाद से 0.40 का कर दीजिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। सब स्टैंडर्ड एसेट में मैंने कहा अगर सिक्योर्ड है तो 15% का, अनसिक्योर्ड है तो 25% का। डाउटफुल में 3 कैटेगरी है फ्रेंड्स आपकी, D1 है ना, 1 साल तक अगर है तो अनसिक्योर्ड पोर्शन पर 100% हर एक केस में, चाहे D1, D2, D3 तीनों केस में, है ना। D1, D2, D3 पहचानना आप जानते हैं। 1 साल तक का अगर डाउटफुल है तो, और अगर 1 साल से लेकर 3 साल तक है तो D2, और 3 साल से भी ज़्यादा होगा तो D3। ठीक है, अब सिक्योर्ड पोर्शन पर यहाँ 25% करिए,
D1 में 25%, D2 में 40% और D3 में 100% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अनसिक्योर्ड पर्सन में हमेशा 100% की ही प्रोविजनिंग होगी। ये हो गया आपका डाउटफुल। और लॉस एसेट में चूंकि लॉस हो ही चुका है तो यहाँ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का कोई मतलब नहीं, सारे की सारी प्रोविजनिंग 100% पर की जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा जरूर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।